दोस्तों नमस्कार। शांति पर्व इस यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम एकनाथ शिंदे जी के शिवसेना की लोकसभा चुनावों की तैयारियां इस विषय पर विश्लेषण करेंगे। वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। महाराष्ट्र की राजनीति में इस वक्त सभी राजनीतिक दल लोकसभा चुनावों की तैयारियों में जुटे हैं। सत्ता पक्ष की तरफ से बीजेपी सभी 48 सीटों पर चुनावों की तैयारियां कर रही है, तो एकनाथ शिंदे जी की शिवसेना की तरफ से लोकसभा के 22 सीटों पर दावा किया गया है। लेकिन क्या आने वाले चुनाव में बीजेपी एकनाथ शिंदे जी के शिवसेना को लोकसभा की 22 सीटें देगी या नहीं देगी, इस पर इस वक्त महाराष्ट्र की राजनीति में चर्चाएं हो रही है। 2019 के लोकसभा चुनावों में शिवसेना ने लोकसभा की 22 सीटें लड़ी और उसमें से 18 पर जीत हासिल की। बीजेपी ने 25 सीटों पर अपने उम्मीदवार खड़े किए और उसमें से 23 पर जीत हासिल की। इस वक्त भले ही शिवसेना पार्टी और पार्टी का सिंबल एकनाथ शिंदे जी के गुट के पास हो, फिर भी जमीनी स्तर पर और वास्तविकता में एकनाथ शिंदे जी के नेतृत्व वाली शिवसेना पार्टी कमजोर हो चुकी है। इस वक्त एकनाथ शिंदे जी के शिवसेना के पास 13 सांसदों का समर्थन है। 5 सांसद उद्धव ठाकरे जी के साथ है, यानी कुल मिलाकर 2019 की तुलना में एकनाथ शिंदे जी के नेतृत्व वाली शिवसेना पार्टी कमजोर हुई। उसी के कारण आने वाले लोकसभा चुनाव में भले ही एकनाथ शिंदे जी के नेतृत्व वाली शिवसेना ने 22 सीटों पर दावा जरूर किया है, लेकिन बीजेपी की तरफ से उनको 22 सीटें मिलने की उम्मीद कम लग रही है। एकनाथ शिंदे जी ने उनके समर्थन में जो 13 सांसद है, उन सांसदों की लगभग 4 घंटे मीटिंग ली और उस मीटिंग में उन सांसदों को निर्देश दिए गए हैं कि वो लोकसभा चुनावों की तैयारियों में जुट जाए। यानी बीजेपी की तरफ से एक ग्रीन सिग्नल दिया गया होगा कि एकनाथ शिंदे जी के 13 सांसदों को आने वाले चुनाव में टिकट मिल सकता है। लेकिन दूसरी तरफ शिवसेना और बीजेपी लोकसभा चुनाव में 26-22 फार्मूले पर चुनाव लड़ती थी, यानी बीजेपी 26 और शिवसेना 22 सीटें लड़ती थी। और उसी के तर्ज पर एकनाथ शिंदे जी लोकसभा चुनाव में 22 सीटों पर दावा कर रहे हैं। लेकिन इस वक्त की उनकी राजनीतिक ताकत देखते हुए या राजनीतिक समीकरण देखते हुए आने वाले चुनाव में उनकी ये मांग बीजेपी किसी भी हाल में पूरी करने की स्थिति में नजर नहीं आ रही। इस वक्त एकनाथ शिंदे जी के नेतृत्व वाली शिवसेना, बीजेपी और अजित पवार जी के नेतृत्व वाली एनसीपी, इन तीनों पार्टियों की सरकार है। अजित पवार गुट के पास सिर्फ एक एमपी है, वो रायगढ़ से सुनील तटकरे। यानी लोकसभा चुनाव में अजित पवार गुट की ताकत कम नजर आ रही है। यानी आने वाले लोकसभा चुनावों में एक तरफ अजित पवार गुट की तरफ से कहा गया है कि शिवसेना एकनाथ शिंदे जी के नेतृत्व वाली शिवसेना, बीजेपी और उनके अजित पवार जी के नेतृत्व वाली एनसीपी, इन तीनों पार्टियों के नेता आपस में बैठकर या आपस में तालमेल के साथ सीटों का बंटवारा करेंगे और फिर सीट शेयरिंग फाइनल होगा। तो दूसरी तरफ एकनाथ शिंदे जी की तरफ से 22 सीटों पर दावा किया गया है और चुनाव की तैयारी भी शुरू कर दी है। तो बीजेपी की तरफ से 48 लोकसभा सीटों पर तैयारियां शुरू हो गई है। बीजेपी के महासचिव विनोद तावड़े जी ने 48 लोकसभा सीटों का जायजा लिया और उसके बाद अपने कार्यकर्ताओं को उन्होंने निर्देश दिए हैं कि वो 48 सीटों पर लोकसभा चुनाव की तैयारियों में जुट जाए। यानी कुल मिलाकर इस वक्त महायुति गठबंधन में
लोकसभा चुनाव में कौन पार्टी कितनी सीटें लड़ेगी ये अभी तक तय नहीं है, लेकिन बीजेपी सभी 48 सीटों की तैयारियों में जुटी है। इस वक्त एकनाथ शिंदे जी और उनके साथ 15 विधायकों के खिलाफ डिस्क्वालिफिकेशन का केस चल रहा है और उस केस का रिजल्ट आने वाले 1-2 महीनों में लग सकता है। अगर उस केस में एकनाथ शिंदे जी और उनके साथ गए 15 विधायक डिस्क्वालीफाई होते हैं तो जो इलेक्शन कमीशन ने शिवसेना पार्टी और सिंबल एकनाथ शिंदे जी के गुट को दिया है उस पर उनका दावा पूरी तरह से कमजोर पड़ सकता है। यानी शिवसेना पार्टी और पार्टी का धनुष्य बाण ए सिंबल फिर से एक बार उद्धव ठाकरे जी को मिल सकता है। अगर एकनाथ शिंदे जी डिस्क्वालीफाई हो गए और उनके साथ 15 अन्य विधायक डिस्क्वालीफाई हो गए तो वही फॉर्मूला अजित पवार और उनके साथ गए विधायकों के ऊपर लग सकता है और वो भी डिस्क्वालीफाई हो सकते हैं। अगर दोनों गुट या दोनों गुटों के नेता और उनके साथ गए एमएलए डिस्क्वालीफाई होते हैं तो शिंदे गुट का शिवसेना पार्टी पर जो दावा है और अजित पवार गुट का एनसीपी पार्टी पर जो दावा है वो पूरी तरह से खारिज हो सकता है और उसके कारण आने वाले लोकसभा चुनाव में या तो उनको नई पार्टी बनानी पड़ेगी या शिवसेना पार्टी या बीजेपी पार्टी के कमल चिन्ह पर या कमल सिंबल पर चुनाव लड़ना पड़ सकता है। ऐसी राजनीतिक परिस्थितियां तैयार हो सकती है। ऐसी भी चर्चाएं इस वक्त महाराष्ट्र की राजनीति में हो रही है। आने वाले लोकसभा चुनाव में बीजेपी नरेंद्र मोदी जी के नाम पर चुनाव लड़ेगी और लोकसभा चुनाव में नरेंद्र मोदी जी के नाम पर सफलता मिलती है ये उम्मीद बीजेपी के नेताओं को है और बीजेपी के आलाकमान को भी है। लेकिन इस वक्त महाराष्ट्र का राजनीतिक समीकरण देखे और देश भर का चुनाव एक माहौल देखे तो बीजेपी के खिलाफ जबरदस्त एंटी इनकम्बेंसी दिख रही है। उसी के कारण एनडीए गठबंधन मजबूत करने के लिए और छोटी छोटी पार्टियों को अपने साथ लेने के लिए बीजेपी प्रयास कर रही है और उसी के कारण महाराष्ट्र में अजित पवार गुट और एकनाथ शिंदे जी के नेतृत्व वाले शिवसेना को अपने साथ लेने का बीजेपी ने प्रयास किया है। लेकिन इन दोनों गुटों को अपने साथ लेकर भी बीजेपी के नेतृत्व वाला महायुति गठबंधन इस वक्त महाराष्ट्र की राजनीति में कमजोर दिख रहा है। यानी कुल मिलाकर इस वक्त भले ही एकनाथ शिंदे जी के नेतृत्व वाली शिवसेना की तरफ से 22 सीटों पर दावा किया गया हो, लेकिन आने वाले लोकसभा चुनाव में एकनाथ शिंदे जी के गुट को कितनी सीटें मिलेगी ये इसका अंतिम फैसला बीजेपी का आलाकमान लेगा, ये जरूर है। यानी इस वक्त महाराष्ट्र के सरकार के बारे में जो भी महत्वपूर्ण निर्णय है वो दिल्ली से लिए जा रहे हैं और एकनाथ शिंदे जी को मुख्यमंत्री बीजेपी के आलाकमान ने बनाया है। अजित पवार गुट को अपने साथ यानी बीजेपी के साथ सत्ता में शामिल करने का निर्णय भी बीजेपी के आलाकमान ने लिया है। यानी कुल मिलाकर आने वाले चुनाव में अजित पवार जी के नेतृत्व वाला गुट, एकनाथ शिंदे जी के नेतृत्व वाली शिवसेना और बीजेपी कितने सीटें लड़ेगी इसका अंतिम फैसला दिल्ली से ही होगा। इस वक्त महाराष्ट्र में भले ही इन तीनों पार्टियों की तरफ से अलग अलग दावे किए जा रहे हो, लेकिन अंतिमता निर्णय दिल्ली से होगा। और अगर एकनाथ शिंदे जी और उनके साथ गए एमएलए डिस्क्वालीफाई होते हैं और अजित पवार और उनके साथ गए एमएलए डिस्क्वालीफाई होते हैं तो इन दोनों पार्टियों को आने वाले चुनावों में कमल चिन्ह पर भी चुनाव लड़ना पड़ सकता है। ऐसी इस वक्त राजनीतिक चर्चाएं हो रही है। यानी कुल मिलाकर इस वक्त अजित पवार जी के नेतृत्व वाला एनसीपी और एकनाथ शिंदे जी के नेतृत्व वाली शिवसेना, इन दोनों गुटों का या दोनों पार्टियों का भविष्य खतरे में नजर आ रहा है या बीजेपी के ऊपर
उनको डिपेंड रहना पड़ेगा, ये इस वक्त दिख रहा है। यानी कुल मिलाकर इस वक्त सत्ता में होकर भी बीजेपी को इस सत्ता के फायदे मिलते हुए नजर नहीं आ रहे, या सत्ता होकर भी बीजेपी जनता में लोकप्रिय या जनता की पसंद उनको मिलती हुई नजर नहीं आ रही, और इसके परिणाम आने वाले लोकसभा चुनावों पर जरूर हो सकते हैं। धन्यवाद। वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए।